एक आदमी जो प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता है, करोड़ों की संपत्ति भी बनाता है। लेकिन जैसे जैसे उसके पास पैसा आना शुरू होता है, वैसे ही उसके कई सारे दुश्मन भी होने लगते हैं। अब एक दिन वो व्यक्ति अपने भाई से कहता है कि हमको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा शायद कर रहा है। उस आदमी को पहले ही इस बात का आभास हो जाता है कि शायद कुछ गलत होने वाला है, और तभी एक दिन उस आदमी की एक्सीडेंट होता है। लेकिन जैसे पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसको सुन करके हर किसी को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वाकई में जो आज की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, कहीं ना कहीं सबको परेशान कर देने वाली है कि हमारे समाज के भीतर आज भी कैसे कैसे अजीब मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं स्टडी सपोर्ट तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना जो है उत्तर प्रदेश राज्य का, और उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना लगता है सैनपुरा, और सैनपुरा थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है कोयला नगर, और इसी कोयला नगर इलाके का रहने वाला राजेश गौतम। राजेश जिनका उम्र करीब 36 वर्ष के आसपास होता है। उनकी पत्नी का नाम होता है पिंकी, और पिंकी जिनका उम्र होता है करीब 32 वर्ष के आसपास। राजेश के टोटल दो बेटे होते हैं, जिसमें पहले बेटा 9 साल का होता है, दूसरे बेटा करीब 6 साल का होता है। अब राजेश जो कि एक सरकारी शिक्षक हैं, साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम किया करते हैं, जिस कारण से राजेश जो है करोड़ों की संपत्ति भी बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके पास पैसा आता है, बहुत सारा पैसा होता है, अब राजेश के कई सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। क्योंकि जब वो घर से बाहर निकला करते हैं, कुछ लोग अक्सर उनका पीछा किया करते हैं। इस बारे में एक दिन राजेश अपने भाई ब्रह्मदत्त से भी कहता है कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी जान खतरे में है। जैसे कुछ दिन का समय और बीतता है, 4 नवंबर 2023 को सुबह के करीब 5 बजे के आसपास राजेश जब पैदल अपने घर से सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए जब निकलते हैं, कुछ ही कदम दूरी पे घर से आगे बढ़ते हैं, तो पीछे से एक 4 चक्का गाड़ी आती है और काफी जोर से उसे ठोकर मार देती है, जिसके कारण जो है राजेश की घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन जैसे आसपास के लोग राजेश को देखते हैं, अब देख करके पहचान जाते हैं, और तुरंत ही इस बात की जानकारी राजेश के घर उनकी पत्नी पिंकी को देते हैं। जब पिंकी घटनास्थल पे आते हैं और अपने पति को मृत अवस्था में देख करके वो काफी चीख पुकार करती है, काफी चीखने चिल्लाने की आवाज सुन करके काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं गांव मोहल्ला के। तभी इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन दी जाती है। जब पुलिस प्रशासन घटनास्थल पे आती है, तो सबसे पहले राजेश की जो लाश होती है, जो डेड बॉडी होता है, उसको चेक करती है, तो पता चलता है कि काफी मात्रा में खून निकल चुका है राजेश के शरीर से। शायद इसी वजह से इसकी घटनास्थल पे मौत हो चुकी है। इस बारे में जब पुलिस वहां पे मौजूद लोगों से काफी पूछताछ करती है, तो एक आदमी कहता है कि साहब, राजेश रोड पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ। पुलिस सबसे पहले राजेश की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। लेकिन कुछ ही देर में वहां पर राजेश का भाई ब्रह्मदत्त पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे भाई का एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस जब इस बारे में ब्रह्मदत्त से पूछताछ करती है कि तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भाई की हत्या की गई है। इसमें ब्रह्मदत्त कहता है कि साहब, मेरा भाई कह रहा था कि कुछ लोग कई दिनों से उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मदत्त जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस ब्रह्मदत्त के कहने पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले जो है पूरे एरिया के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। जब सीसीटीवी फुटेज को काफी अच्छे तरीके से जब चेक करती है, तो पता चलता है जिस गाड़ी से राजेश का एक्सीडेंट किया हुआ है, दरअसल उसी गाड़ी से कुछ लोग कुछ दिन पहले भी राजेश का पीछा कर रहे थे। और घटना वाले दिन जिस गाड़ी से राजेश के एक्सीडेंट किया गया था, एक्सीडेंट होने के बाद वह गाड़ी जो है
जाकर के बिजली खंबे से भी जाके टकराई थी, जिसके कारण से वो लोग गाड़ी को वहीं छोड़ करके भाग गए थे। अब पुलिस जब जाकर के गाड़ी को चेक करती तो पता चलता है कि गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट ही नहीं है। अब पुलिस को ये तो पूरा यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि वाकई में राजेश का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि कोई मतलब अच्छी प्लानिंग से उसकी हत्या की गई है। लेकिन पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि आखिरकार पुलिस अब अपराधियों तक कैसे पहुंचे। इसलिए पुलिस के राजेश की पत्नी पिंकी से जाकर के पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि वह लोग कौन हो सकते हैं जिन्होंने राजेश का एक्सीडेंट किया। इसमें पिंकी का कहना होता है, साहब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो लोग कौन थे, बल्कि हमें तो लगता है कि शायद मेरे पति की हत्या नहीं किया गया है, बल्कि उनका जो है एक्सीडेंट ही हुआ है। अब पिंकी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहती है, ये सुनकर के पुलिस को भी अब कहीं ना कहीं पिंकी के ऊपर ही शक हो जाता है। पुलिस उस समय पिंकी से तो कोई ज्यादा सवाल तो नहीं करती, लेकिन जब थाने पर वापस पुलिस पहुंचती है, इसी शक के आधार पे अब पुलिस जो है पिंकी के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाती है, कॉल डिटेल्स निकलवाती है। जब सारे डिटेल्स को चेक करती है तो पता चलता है जिस समय राजेश अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकला था, उसके ठीक कुछ ही मिनटों बाद पिंकी ने एक नंबर पे कॉल किया था, बातचीत किया था। दरअसल पिंकी उस नंबर के ऊपर पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत कर रही थी। अब पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स को निकलवाती है तो पता चलता है वो नंबर किसी शैलेंद्र सोनकर के नाम पे रजिस्टर्ड है। शैलेंद्र सोनकर जिसकी उम्र करीब करीब 26 वर्ष है, जो राजमिस्त्री का काम किया करता है। अब पुलिस को जैसे शैलेंद्र का डिटेल्स निकल जाती है, मिल जाती है, इसी डिटेल्स के आधार पे अब शैलेंद्र को अपने कब्जे में ले लेती है पुलिस। फिर शैलेंद्र से राजेश की हत्या के बारे में पूरी सख्ती से पेश आकर के पूछती है। पुलिस जैसे अपनी पूरा दबाव दिखाना शुरू करती है, आखिरकार शैलेंद्र जो है अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेता है। लेकिन शैलेंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी को बयां करता है पुलिस के सामने, तो वाकई में इसको सुनकर के हर किसी को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। राजेश जब प्रॉपर्टी डीलर का शुरुआत किया था काम, जब इस कारण से जब पैसा काफी सारा कमाता है, अपने ही इलाके में एक मकान भी खड़ा करता है, जिस मकान में राजमिस्त्री शैलेंद्र भी काम किया करता था। जब उस मकान में जब शैलेंद्र काम करने के लिए जाता है और पहली बार राजेश की पत्नी पिंकी को देखता है, तो पिंकी की खूबसूरती देख पहली नजर में अपना दिल दे बैठता है वो। उसके बाद शैलेंद्र जब भी उस मकान में काम करने के लिए पहुंचता, किसी भी तरह से मौका निकाल करके पिंकी से बात करने का प्रयास करता। अब जब भी पिंकी से बात करता, वो इधर उधर की बातें भी करता, हंसी मजाक भी कर लिया करता, लेकिन हंसी मजाक के दौरान ही कुछ बातें ऐसा भी कह देता जिसको सुनकर के पिंकी को भी समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगता कि शैलेंद्र आखिर चाहता क्या है। हालांकि शुरुआती दौर में पिंकी शैलेंद्र की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन शैलेंद्र जब बार बार पिंकी से बातचीत करने का प्रयास करता, तो कहीं ना कहीं पिंकी को भी शैलेंद्र के ऊपर समझ में आ जाता और दोनों एक दूसरे से ना चाहते हुए भी शैलेंद्र और पिंकी दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होती है, उसके बाद से शैलेंद्र जब भी पिंकी के घर पे काम करने के लिए पहुंचता है, समय निकाल के पिंकी से उसी के घर के भीतर मुलाकात कर लेता है। अब जब दोनों की मुलाकात होने लगती है, दोनों के बीच में दैहिक संबंध भी बन जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरुआत हो जाती है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता, कभी थमने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन इस प्रेम प्रसंग के बारे में पिंकी के पति राजेश को भी कभी भी पता नहीं चलता। लेकिन जैसे कुछ दिनों का समय बीतता है, आखिरकार इस बात की जानकारी राजेश को पता चल जाता है। जब इस बात की मालूम राजेश को पता चलता है कि राजमिस्त्री शैलेंद्र के साथ उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस कारण से राजेश इतना गुस्सा होता है, क्रोधित होता है कि अपनी पत्नी को काफी अच्छे तरीके से पिटाई कर देता है और साथ ही साथ शैलेंद्र को अपने घर के ऊपर आने से बिल्कुल मना कर देता है। अब शैलेंद्र जब पिंकी के घर पे आना जाना बंद कर देता है, इधर पिंकी भी शैलेंद्र से मिलने के लिए एकदम से बेचैन हो जाती है। अब बार बार जब उसके नंबर पे कॉल करती है, मिलने के लिए बुलाती है, शैलेंद्र भी एकदम से डर जाता है। उसके बाद से पिंकी और शैलेंद्र को अपने घर पे तभी बुलाती जब उसका पति घर पे नहीं होता और उसके दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर से शैलेंद्र किसी तरीके से छिप छिपा करके पिंकी से जाकर के मुलाकात करने लगता।
लेकिन जैसे कुछ दिनों का समय और बीतता है, ये बातें फिर से राजेश कुमार को पता चल जाता है। और राजेश को जैसे इस तरह की बातें फिर से पता चलता है, अपनी पत्नी की काफी बुरी तरीके से पिटाई तक ही नहीं करता, बल्कि उस दिन सुरेंद्र की भी पिटाई अच्छे से कर देता है। लेकिन राजेश जैसे सुरेंद्र की पिटाई करता है, इस पिटाई से अब पिंकी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि पिंकी और शैलेंद्र के भीतर इतना गहरा प्यार हो चुका था तब तक कि दोनों शादी करने तक का फैसला कर लिए थे। अब जैसे अपने सामने अपने प्रेमी शैलेंद्र को पीटते हुए देखते हैं, अब पिंकी इस तरीके से गुस्से में आ जाती है, क्रोधित होती है कि उसी दिन ही अपने पति को ही हमेशा से के लिए इस दुनिया से हटाने का ही प्लान बना लेती है। और फिर अपने पति को हटाने के लिए जो वो एक दिन अपने प्लान के तहत ही अपने पति के खाने में जहर दे देती है, जिसके कारण से जब राजेश की तबीयत बिगड़ती है, पिंकी उसको अस्पताल भी लेकर के जाती है। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो है राजेश कुमार की तबीयत में सुधार आ जाती है। अब राजेश जब अपने घर पे आता है, तब पिंकी को इस बात का एहसास होता है जो उसने कदम उठाया था, शायद इस कदम से वो काफी अच्छे तरीके से फंस भी सकती थी। इसीलिए पिंकी अपने पति को अपने इस दुनिया से हटाने के लिए कुछ सुपारी किलर को हायर कर लेती है। जाकर के उन सुपारी किलरों को कुछ पैसा तक भी देती है एडवांस, लेकिन सुपारी किलर भी वो पैसा लेकर के पिंकी का काम नहीं कर पाते और पैसा लेकर के वो फरार हो जाते हैं, जिसके कारण से अब पिंकी जो है काफी अच्छे तरीके से परेशान हो उठती है। एक दिन शैलेंद्र के नंबर पे फिर कॉल करती है और उसको बहुत साफ लहजे में कहती है कि तुम किसी भी तरीके से हमारे पति को इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि जब तक पति हमारे जिंदा हैं, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अब इधर शैलेंद्र भी पिंकी के प्यार में इस कदर से तब तक अंधा हो चुका था कि पिंकी का काम करने के लिए तुरंत रेडी हो जाता है। लेकिन शैलेंद्र के लिए ये काम इतना भी आसान नहीं था। इसीलिए शैलेंद्र इस बात की जानकारी अपने चचेरा भाई विकास से कुछ जानकारी देता है। विकास से जब कहता है, बातचीत करता है कि राजेश को इस दुनिया से हटाना है, तो विकास इस काम को करने के लिए तैयार तो होता है, लेकिन उसके बदले में पैसों की काफी डिमांड करता है। अब पैसे के बारे में जब शैलेंद्र पूछताछ करता है, तो विकास उससे 4 लाख रुपए की डिमांड कर देता है। इन 4 लाख रुपए के बारे में शैलेंद्र जब पिंकी से कहता है, अब पिंकी 4 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो जाती है। अब केवल तैयार ही नहीं होती, बल्कि 4 लाख रुपया ले जाकर के शैलेंद्र को देती भी है। अब शैलेंद्र जैसे वो पैसा अपने चचेरे भाई विकास को दे देता है, अब विकास अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने ही प्लान के तहत अपने एक और दोस्त सुमित को शामिल करता है। जैसे ही तीनों अपने पूरा प्लान बना लेते हैं, शैलेंद्र अपने प्लान के बारे में पिंकी से बता देता है। अब पिंकी शैलेंद्र से कहती है कि मेरे पति को कब और किस वक्त दुनिया से हटाना है, ये तारीख और दिन और समय मुकर्रर हम करेंगे। अब 4 नवंबर 2023 को सुबह हर रोज की तरह राजेश जब घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, उसका बड़ा बेटा भी उसके साथ जाने के लिए जिद करता है। दरअसल उसी दिन ही पिंकी अपने काम को अंजाम देने का जो है सो पूरा इरादा बना लेती है। लेकिन उसका बेटा जब राजेश का साथ जब सुबह में मॉर्निंग वॉक पे साथ में जाने के लिए तैयार होता, तो अपने बेटे को काफी जबरदस्ती रोकती है, पकड़ती है, जाने से मना करती है, क्योंकि पिंकी अपने बेटे को नहीं मरवाना चाहती थी। कि उसका बेटा जब जिद करने लगता है, पिंकी अपने बेटे को काफी जबरदस्ती पकड़ करके घर के भीतर लाती है और ला करके कमरे में बंद करती है। राजेश इधर जैसे मॉर्निंग वॉक पे निकलता है, पिंकी शैलेंद्र के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि मेरे पति को इस तरीके से इस दुनिया से हटा देना कि सबको लगे कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ। दरअसल मैं अपने पति को एक्सीडेंट दिखा करके सिर्फ इसलिए मारना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे पति के नाम पे 3 करोड़ रुपए का बीमा भी है। अगर मेरे पति का एक्सीडेंट के जरिए मौत होता है तो 3 करोड़ रुपए का बीमा हमें मिल जाएगा, और मेरे पति के नाम पे जो 45 करोड़ रुपए की पूरी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी। अब इस तरह की बातें करता है और कहता है इसके बाद हम लोग साथ रहेंगे और सारी संपत्ति पे काफी मौज करेंगे। जैसे इस तरह की प्लान के बारे में शैलेंद्र से ये पिंकी पूरी बात कहती है, बताती है। शैलेंद्र अपने चचेरा भाई और दोस्त ये तीनों एक ही गाड़ी लेकर के रोड पे दौड़ाते हैं। इधर राजेश जब मॉर्निंग वॉक करते रोड पे टहल ही रहा था, तीनों पीछे से गाड़ी लेकर के आते हैं, उसको राजेश के ऊपर ठोकते हुए चले जाते हैं। राजेश के ऊपर एक के बाद एक कई बार गाड़ी चढ़ा देते हैं आगे पीछे करके, ताकि सबको पता चल जाए कि उसके घटनास्थल पे मौत हो जाए। लेकिन गाड़ी लेकर के जब भागने के प्रयास करते हैं, गाड़ी जाकर के एक
बिजली के पोल का जो खंभा जो होता है उसमें जाके टकरा जाते, गाड़ी जब स्टार्ट नहीं होती तीनों गाड़ी को वहीं छोड़ करके वहां से कूद के भाग जाते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं। जब शैलेंद्र ये पूरी कहानी जब पुलिस वालों को बता देता है, और शैलेंद्र के कहने पे राजेश की पत्नी पिंकी, शैलेंद्र के चचेरा भाई विकास और उसका दोस्त जो सुमित होता है, तीनों को कब्जे में लेके पुलिस आती है। लेकिन पुलिस इन तीनों आरोपियों को फिलहाल कस्टडी में लेके गिरफ्तार करके इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों इस पूरी कहानी सुनाने का मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।